आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। अब तक हमने कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे और आप उससे ज़रूर महसूस हुए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह से आपके सामने अलग अलग वीडियोस लाते रहें। आपने एक खास बात नोटिस की होगी कि जितने वीडियोस हमने अभी तक बनाए हैं वो सब मर्द हज़रात पे बनाए हैं। आज हम एक पहली बार किसी खातून से बात करने जा रहे हैं, उनके अदब पर, उनकी तख्लीक पर और उनके तर्जुमा निगारी पर। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मनीषा पटवर्धन साहिबा। मनीषा जी मराठी लिटरेचर से हैं। मनीषा जी केम हॉस्पिटल में 28 सालों से टेक्निकल ऑफिसर की जॉब कर रही थी। अभी हाल ही में उन्होंने बीआरएस लिया है और अभी ये पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं आज़ाद है आप किसी भी गुलामी से, और अब पूरी तरह से साहित्य के लिए जुड़ गई हैं, साहित्य का काम कर रही हैं। इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं फरहान हनीफ फारसी साहब। फरहान हनीफ फारसी साहब पेशे से सहाफ़ी हैं, लेकिन बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कॉलम निकाले हैं। इनकी कई किताबें शायरी पर, कॉलम निगारी पर आ चुकी हैं। ये तर्जुमे भी कर रहे हैं। इन्होंने कई बड़े बड़े शोरा की दूसरी ज़बानों से उर्दू में तर्जुमे किए हैं जो नए वक्त में मुतवातिर शायर होते रहे हैं और बहुत जल्द किताबी शक्ल में आने वाले हैं। आइए हम गुफ्तगू करें मनीषा साहिबा से। मनीषा जी, नए वक्त में रिव्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप एक मराठी साहित्यकार होते हुए भी आपने ना सिर्फ मराठी में काम किया बल्कि अब आपने उर्दू सीखी बाकायदा। और ना सिर्फ सीखी, उर्दू तो बहुत लोग सीखते हैं, हम तो देखते हैं, हम तो सर्टिफिकेट कोर्स करने भी लोग आते हैं, हम देखते हैं, हम जानते हैं। हमने भी मराठी सीखने की कोशिश की, हम तो मराठी पढ़े हैं। लेकिन आपने जो एक बड़ा काम किया वो एक माँ का है, आप कहना चाहिए कि आपने उर्दू सीख के मराठी कहानियों को उर्दू में तर्जुमा किया और उसे किताबी शक्ल में शाये किया। किताबी शक्ल में शाये करना मतलब एक दस्तावेज़ हो जाता है। तो आपको क्यों लगा कि मुझे खुद उर्दू सीखनी चाहिए और तर्जुमा करना चाहिए? क्या ऐसी बात थी इसकी? हाँ, पहले तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आदाब। और आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया और मैं वो खुशनसीब खातिन हूँ जो पहली मर्तबा हमारे चैनल पे आई है, हमारे चैनल। तो मुझे लगता है कि ये शरफ मुझे हासिल हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब बात करें अगर उर्दू की, तो हम स्कूल कॉलेज के ज़माने में थे तो सर टीवी तो था नहीं, बिल्कुल। और हम लोग वो रेडियो से चिपक के बैठे रहते थे और वहाँ पे उर्दू गाने ज़्यादा आते थे। मतलब जो हिंदी गाने हाँ, हाँ। होते थे उनमें बेशक। जो अल्फाज थे वो उर्दू होते थे, उर्दू ही थे। और गाने वाले भी रफ़ी साहब थे, तलत साहब थे। तो तभी से एक उर्दू से बहुत लगाव था। तभी ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आगे चल के उर्दू सीखूंगी या पढ़ूंगी। काम तो मतलब वो मेरे कभी जहन में भी नहीं आया। लेकिन बाद में जब मैं ऑफिस में जाने लगी तो मेरे पास बहुत टाइम होता था और कुछ ना कुछ नया सीखने का मुझे मतलब शौक है बहुत। तभी मैंने फिर उर्दू की किताबें मैं चंद लेके आई। पहले तो मैं ये नहीं जानती थी कि मैं पढ़ सकूंगी या ऐसा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता गया कि मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। और बाद में मैं इतना काबिल हो गई कि मैं पढ़ूं, समझ सकूं और शायद इसका तर्जुमा कर भी सकूं। तभी मैं उर्दू एकेडमी में मेरी पहचान हुई थी वकार कादरी साहब और इन सब लोगों के, राम पंडित सर से। तो वहाँ मुझे 2 किताबें ऐसी मिली कि कादरी सर ने बोला कि इसे पढ़ो, अगर हो सके तो देखो इनमें से कुछ इंतखाब करके वो तर्जुमा करने की कोशिश करो। अच्छा, डायरेक्ट तर्जुमे लगा दिया। हाँ। और मैं इतनी खुशनसीब थी कि वो जो पहले 2 अफसाने थे वो जाहिदा इना के थे, और वो इतने बढ़िया थे। पहला एक तो तितलियाँ ढूंढने वाली करके, आपने शायद पढ़ी होगी। हाँ, और तो वो ऐसे 2 अफसाने थे कि मुझे बहुत पसंद आए। मैंने मेरी तरफ से जितना हो सके वो ज़मीन आँख आसमां, यस, वो जो दोनों करके दिए और सर बोले ये तो बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद वो सिलसिला मतलब शुरू हुआ। तो उर्दू बाकायदा आपने किसी उस्ताद से नहीं सीखी? आपके कोई उस्ताद नहीं रहे, यानी आप खुद ही सीखती नहीं और खुद ही अपने आप को? नहीं, उर्दू क्लासेस तो वो ज़माने में थी, हमें जब ऑफिस में थी, लेकिन हम लोग के टाइमिंग मैच नहीं होते थे क्योंकि मैं ऑफिस से निकलने के बाद वहाँ जाना मुमकिन नहीं था। अपना नहीं, महात्मा गांधी रिसर्च में उनकी टाइमिंग 4 से 6 बजे तक थी और मेरी ऑफिस की टाइमिंग 5:30 बजे तक होती थी। तो अपना मोहम्मद हुसैन प्रकाश साहब थे और मैं उनसे मिलके भी आई 2 बार, लेकिन वो थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन सर ने मुझे बताया था कौन सी किताब पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। अच्छा। तो वैसे भले भी वो मेरे उस्ताद न रहे होंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी लोगों को उर्दू सिखाई है। हुसैन प्रकाश साहब तो काफ़ी वक्त तक
महात्मा गांधी लाइब्रेरी में रहे वहाँ पर। अच्छा, उर्दू का आपने जिक्र किया तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि उर्दू आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपने उर्दू सीखी है, तो इस लैंग्वेज में उर्दू में आपने क्या ख़ास बात महसूस की? आपको लैंग्वेज कैसी लगी? मतलब आसान लगी, प्यारी लगी या मुश्किल लगी? आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसी भी मराठी वालों से अगर ये बात पूछेंगे तो ऑन एन एवरेज 100% लोग यही बोलेंगे कि बहुत ही मीठी ज़बान है। और मैं मेरे तजुर्बे से भी कह सकती हूँ कि क्योंकि इसकी एक खास वजह है कि शायरी, जी बिल्कुल बिल्कुल, भले पढ़ना आता Plus ना point। हो लेकिन सभी मराठी लोग अपने उर्दू शायरी से वाकिफ़ है और उनको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे और अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद पढ़ सकती बिल्कुल। तो मज़ा दुगना था मेरे लिए। ओरिजिनल में हाँ, पढ़ने की बात मैं है। ओरिजिनल पढ़ा करती थी और उनको शायद वो सेकंड हैंड उर्दू सुननी पड़ती थी, मैं पढ़ सकती थी। अच्छा, आपकी पहली किताब जो है वो उर्दू में जो आपने तर्जुमा किया है वो तीछी कताई है। हाँ, तो एक सवाल ये जहन में आ रहा है कि आपने जो उर्दू से मराठी में तर्जुमा किया उसका भी नाम आपने तीछी कता रखा और जो उर्दू से मराठी में किया उसका भी तीछी कता रखा, तो इसकी खास वजह क्या है कि दोनों लैंग्वेज में आपने उन्वान एक ही रखा है किताब का? और इसका मतलब क्या हुआ तीछी कता का? ती मतलब औरत, अच्छा, शी वो, तो औरत मतलब ती और उसकी कथा, इसके लिए ती ची कथा। और इसमें कैसे हुआ था, मराठी में जब मैंने तर्जुमा किया तो 10 या 12 जो ख़वातीन अफ़साना निगार थे उनके अफ़साने मैंने मराठी में किए थे और यहाँ पे बिल्कुल उसके बरखिलाफ था, मतलब उल्टा था। तो बात कर रहे थे हम, ऐसे सोच ही रहे थे कि किताब का नाम क्या रखें। तब वकार कादरी सर के जहन में आया, अरे इसका नाम तो तीछी कथा पहले से है, क्यों ना हम वही नाम रखें, रिपीट कर लें। लेकिन जो राइटर्स है वो मराठी से उर्दू में। तो मैंने सोचा ठीक है, वैसे अगर करेंगे तो भी। वैसे तो ये नाम अच्छा है और हम तो बचपन से मराठी हमने स्कूल में पढ़ी है तो हम जानते भी, तीछी मतलब हम समझ गए तीछी कथा क्या है, कथा क्या है हमको मालूम है। कथा अवार्ड भी बहुत बड़ा मशहूर अवार्ड है तो समझने में आसानी हो ही जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में नाम पहली चीज़ आई कि कहीं ना कहीं ये इस किताब का माइनस पॉइंट भी है कि कहीं ये उर्दू वाले मास्टर के बाहर जो उर्दू वाले हैं उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए तकलीफ है। जैसे हमारे एक दोस्त थे, हम शोलापुर में घूमे थे, दिल्ली से आए थे, तो उन्होंने पेरू देखा तो वो जाके बोले भाई अमरूद कितने का दिया तो वो समझा ही नहीं पहले क्या बोल रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई पेरू कितने का दिया, तो वो फ़ौरन बोला इतने का। तो वो बहुत परेशान हो गया, ये क्या बोला तुमने? बोला यार इसको महाराष्ट्र में पेरू बोलते हैं मराठी में और उर्दू में अमरूद बोलते हैं। तो हम बहुत आम फहम हो गए तो हम पेरू बोलते हैं उसको, क्योंकि कलिंगड़ बोलते हैं, पेरू बोलते हैं, कलिंगड़ बोलते हैं, हम यहाँ यही बात नाम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका माइनस पॉइंट आपको लग नहीं जा रहा है कि लोग इस किताब को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तीछी कथा नाम पढ़ के थोड़ा सा ऑड हो जाता तो आदमी हाथ नहीं, आपने जो बोला मैं 100% उससे मतलब ये हूँ, इत्तेफाक रखती हूँ। बात ये हो गई कि मैं पहले चाह रही थी कि मराठी उर्दू दोनों जो जानते हैं वो अगर पहले इसे पढ़े तो मुझे एटलीस्ट अंदाजा हो जाएगा कि जो मैंने डिश बनाई है वो ठीक ठाक है कि नहीं। ट्रेलर था ये, फिल्म बाकी है अभी। वैसा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जो उर्दू वाले महाराष्ट्र में रहते हैं वो तो अच्छी तरह से मतलब पढ़ सकते हैं। ये हालांकि आपकी बात ठीक है कि बाकी वाले जो है जो मराठी नहीं जानते और जो उर्दू वाले बाहर से हैं उनके लिए ये ज़रूर थोड़ा एक माइनस पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ और है मनीषा जी कि आपकी ये दोनों किताबों में आपने जो ख़वातीन अफ़साना निगार है उनकी कहानियाँ ही शामिल की हैं और जो मर्द अफ़साना निगार है उनको आपने शामिल नहीं किया है। नहीं सर, है ये एक्चुअली ख़वातीन अफ़साना निगार करके ये आप इनका जिक्र मत किया करें, क्योंकि इसमें जो एटलीस्ट मराठी में जो है उसमें ऐसा नहीं है। वहाँ पे मर्द अफ़साना निगारों की भी है, इसका ताल्लुक औरत से होना चाहिए। अफ़साना जो है उसका ताल्लुक बस मौजू उसका औरत होना चाहिए। आपके जहन में ऐसा कुछ है मतलब कि जो औरतों के मसाइल जो हैं, औरतों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो फीमेल राइटर हैं वही बेहतर तौर पे लिख सकती हैं, मर्द नहीं लिख सकते हैं? नहीं, अच्छा, कुछ जहन में था सर? ऐसा बिल्कुल नहीं था। और वो तभी ये मतलब वक्त का तकाजा ऐसा था कि उर्दू एकेडमी में कोई इस मौजू पर लिखना नहीं चाहता था, औरतों के मौजू पर। और तभी मेरे पास एक ऐसे पेशकश रखी गई थी कि अगर आप चाहे तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट आप ले सकती है।
تو ایسا کوئی میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے کہ مرد عورت کے بارے میں نہیں لکھ سکتا یا اس کی فیلنگ. بس وہ ایک پروجیکٹ کی طرح میرے پاس آیا تھا اور میں نے بولا ٹھیک ہے, اگر وہ موضوع سامنے رکھ کے اگر مجھے آزادی ملتی ہے کہ اسٹوری کون سی لینی ہے, اگر میرے حال پہ آپ چھوڑ رہے ہو تو میں کروں گی. آپ فائنل جو ہوگا وہ آپ پھر, تو یہ ہوا کہ میں نے سلیکٹ کی اسٹوریز, لیکن جو فائنل انتخاب تھا وہ تو کمیٹی کو میں نے دے دیا. سر اتنی مجھے لگ رہی ہے کہ ٹھیک رہے گی, آپ اب بتا دیجئے بہتر اس میں سے میں نے کون سی لینی ہے. تو یہ تو نہیں تھا کچھ. ویسے مراٹھی میں تو عورتوں پہ بہت لکھا گیا ہے, خاص کر دلت لٹریچر میں تو بہت لکھا گیا ہے. تو کیا کرائٹیریا تھا؟ کیونکہ میں بہت زیادہ کوانٹٹی, ہم مراٹھی ہم اتنا نہیں پڑھتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں, پتہ ہے, ترجمہ پڑھتے ہیں, اور مراٹھی لوگوں میں ہے تو ہم تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے ہم کو کہ کیا لکھا جا رہا ہے کیا نہیں لکھا جا رہا ہے. تو کیا کرائٹیریا پہ آپ نے صرف 10 کہانیاں 10 ساہتیہ میں کہانیاں لی ہیں آپ نے, ہے نا؟ نہیں, تب کیسا تھا نا, یہ جدید کہانیوں کا یہ تھا. تو یہ کرائٹیریا بنا لیا آپ نے. ایسا نہیں ہے کہ میں اور زیادہ نہیں لے سکتی تھی, لیکن یہ زمانے میں ثانیہ, میگھنا پیٹھے, پریا تینڈولکر, یہ جو ہے وہ ایک دم کیا بولتے ہیں نوجوان لوگوں میں بہت فیمس, پاپولر, بالکل, اور کچھ آگے لے جانے والی تھی. ان کی کہانیاں چوکاتی بھی تھی ریڈرز کو. کہانیاں تو بے حساب ملیں گی, لیکن کہانی ایسی ہونی چاہیے کہ کچھ اس میں سے ملا, یا معاشرے میں کچھ تبدیلی آئی, یا کوئی نئی شروعات ہوئی. تو وہ بس میں نے رکھا تھا کہ بھائی یہ ہوگا تو میں وہ کہانی لوں گی. ایسا نہیں کہ وہ کرائٹیریا بنا لیا تھا, وہ کرائٹیریا میں نے رکھا. بس وہی پوچھنا تھا. جیسے ہمارے اردو میں عصمت چغتائی ہے, قرۃ الحیدر ہیں, ممتاز شیریں ہے, زائدہ حنا وغیرہ ہے. تو مراٹھی میں اس لیول کے مطلب لکھنے والی جو خواتین ہیں موجود, بہت کیا نام ہے ان کا اگر ہیں تو؟ میری یہ جو کتاب ہے اس میں جو بھی رائٹرس ہیں, جو بھی جتنے بھی افسانہ نگار ہیں, سب کے سب اس قسم کے لکھنے والے ہیں. میں نے جیسے ابھی ذکر کیا ثانیہ, میگھنا پیٹھے, پریا تینڈولکر, تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے. پھر منگلا, یہ اپنا جوتسنا دیودر, سمتی چھیتر ماڑے, انگنت رائٹرز ہے جو اس قسم کے. اس وقت کیا سینیریو ہے مراٹھی کہانیوں میں؟ ابھی بھی ویسے ہی ہے شاید. نہیں, ابھی تو اور آگے بڑھ گئی ہے. الٹا ہے, ہمارے یہاں اردو میں عورتیں کم ہو گئی ہیں. نہیں, ہمارے یہاں دونوں ہے, مطلب 50-50 ہے, لیکن وہ جو موضوع جو عورتوں کے ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہو گئے, تو میرے خیال سے اور کہانیاں آگے بڑھ گئی ہیں. ایٹ لیسٹ عورتوں کے بارے میں جو لکھی جا رہی ہے, کیونکہ آپ ابھی لیو ان جیسے سوروگسی ہو گئی, تو وہاں پہ زیادہ لکھا جا رہا ہے, بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں عورتیں بہت لمیٹڈ ہوتے جا رہی ہیں, خواتین لکھنے والی, اور خاص کر یہ تو بہت بولڈ موضوع ہے, تو اس پہ تو جلدی کوئی عورتیں روایتی نہیں لکھ رہی ہے, تو بولڈ موضوع پہ لکھنا تو بہت مشکل ہے ہمارے یہاں, بہت کم. لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا, کیونکہ میں نے خود عصمت چغتائی, قرۃ الحیدر, ان سبھی لوگوں کے اردو سے مراٹھی ترجمے کیے ہیں. اچھا. اور مجھے سچ میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیوں رہا ہے کہ وہاں پہ اور زیادہ رائٹنگ نہیں ہے. ممتاز شیریں, بالکل, بہت بولڈ میری ہے اس میں کتاب میں, یہ سب کہانیاں ہیں, لیکن ابھی نہیں مل رہی ہے. تو ابھی آپ کون سا ہے, ابھی آگے کون سا پروجیکٹ ہے آپ کا اس کے علاوہ تیچی کتھا کے بعد؟ تیچی کتھا کے بعد تو میں سر محسن خان سر کی ایک ناول حالانکہ میں نے کبھی نہیں کی تھی. ہاں, کہانی کرنے کا یہ کیوں تھا, کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا. تو ابھی آپ نے ذکر جیسے کیا تھا, ابھی ٹائم ہی ٹائم ہے. تو ابھی میرا دھاڑس بندہ ہے کہ چلو ایک ناول, اور اچھی خاصی ناول ملی تو میں کر دوں گی, اور وہ مل بھی گئی ہے. اللہ میاں کیا کہا, بڑھیا ناول ہے, مجھے اتنی پسند آئی, میں نے کام مکمل کر کے ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اب انتظار ہے کہ وہ کب اس کا. ظاہر بات ہے, افسانہ یا کہانی کرنا تھوڑا قدر آسان کہہ سکتے ہیں آپ, اور ناول کرنا ناول لکھنے کے برابر ہے, کیونکہ ترجمہ نگاری مطلب یعنی واپس آپ کریٹ کرنا ہے. اچھا, آپ نے کوئی دشواری محسوس کی, آپ نے افسانے کی, آپ ناول کر رہی تھی پہلی مرتبہ, ٹیکنیکلی کچھ دشواری آپ کے ساتھ میں پیش آئی؟ ہاں, کیونکہ ناول کرنا اور افسانہ کرنا بہت فرق ہے. افسانے میں کیسا ہے, ایک بار میں نے ایک کر دی تو اس کا موڈ کیا ہے, اس سے مجھے زیادہ کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن ناول اگر میں کر رہی ہوں تو وہ ناول میں جو موڈ ہے وہی مجھے آگے لے کے جانا ہے. وہ جیسے سیریل ہم لوگ بناتے ہیں تو ایک جہاں ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرا شروع ہونا چاہیے, وہ ہم بدل نہیں سکتے.
तो मुझे ज़रूर ये फ़र्क महसूस हुआ कि नावल करना एक थोड़ा बारीकी से करनी चाहिए नावल। कभी भी उसकी जो रूह है, उसकी जो स्टोरी है, वो मौजूद नहीं होनी उसको हाँ नहीं मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो नावल मेरे ख्याल से 10 बार पढ़नी पड़ेगी। ओहो। अफसाने 2-4 बार पढ़ के भी हो सकता चल है। सकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि नॉवेल तर्जुमा करना मतलब वापस से क्रिएट करना वो वापस रियली में तख्लीक होती है। क्रिएशन है और वो बहुत अलग से। बहुत मुश्किल काम होता है वो भी। अच्छा एक चीज़ मैं तो तर्जुमा मैंने करने की कोशिश की थी, 2 लाइन नहीं कर पाया मैं तो मैं वो उसकी वजह ये थी कि भाई जानना चाहता था कि लफ्ज़ियात आपने कैसे पकड़ी। जैसे हम मराठी जानते हैं, मराठी में जो है एक तरह से खड़ी बोली है, वहाँ पे तहजीब उनकी अपनी है, उर्दू की अपनी तहजीब है, आप, जनाब, तुम, लेकिन वहाँ तो तुला, तू। तो ये जो लफ्ज़ियात पकड़नी होती है, जब उर्दू आप मराठी में कर रहे हैं, तो फिर आपने कैसे इसको लफ्ज़ियात को बदला होगा आपको? इसको तो बहुत मुश्किल होगी ना, कि उर्दू में तो पूरी तहजीब चल रही है अलग उनकी, और यहाँ इनकी अपनी तहजीब अलग है, तो उसको जोड़ना आपको कैसे? नहीं सर, अगर मैं वो मराठी में कर रही हूँ तो जो फाइनल प्रोडक्ट है मतलब मराठी तर्जुमा है, तो मेरे जहन में वो मराठी में ही मैं सोचती हूँ, ना कि उर्दू में। अच्छा। तो वो कंफ्यूजन वो उस तरह से हम हटा सकते हैं। अगर मुझे उर्दू में करनी है तो मुझे उर्दू में सोचना पड़ेगा, मैं भी मराठी में तो यार बहुत मतलब मुश्किल नहीं है आपको लफ्ज़ियात को बदलने में थोड़ा सा होता है। अच्छा, आपने सलामी रज़ाक साहब की भी कहानियाँ की है मराठी में, और भी काम किया आप, तो कुछ बताएं उसके बारे में, कुछ बताएं मुख्तसर। सलाम सर की किताब करना भी मेरे लिए थोड़ा आसान थोड़ा मुश्किल। अच्छा, पूरी किताब कर दी आपने? पूरी किताब कर दी मैंने। मैंने। हाँ 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 हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम मराठी में तो वो भग्न मूर्तींच्या सहवासात ऐसा करके उसका नाम है। साहित्य अकेडमी के लिए किया था शायद ये? नहीं, साहित्य अकेडमी के लिए तो मैंने मराठी में किया था। मराठी में ये जो हुआ था स्टोरी वो किया था। अच्छा। और उनकी किताब मैंने अपना साहित्य अकेडमी वाला जो दिल्ली वाला साहित्य अकेडमी उसके लिए उसके लिए किया था। सर की एक खासियत कैसी है ना, भले उनकी स्टोरी उर्दू में हो लेकिन प्लॉट सब महाराष्ट्र के हैं। हाँ, तो इतनी दुश्वारी मुझे आई नहीं, क्योंकि अहिल्या या दूसरी उनका एक नाम था उनका, लेकिन ये जो सब हीरो हीरोइन है ना वो महाराष्ट्र से है, और हम लोग इनको जानते हैं डे टू डे की एक्टिविटी। सती, अभी सती जैसी जो कथा है वो तो हाँ, तो सिर्फ क्योंकि क्या है वो खुद पले बड़े महाराष्ट्र में है, वो महाराष्ट्र के पूरे कल्चर को जानते हैं। सिर्फ भाषा उर्दू है मतलब, लेकिन तहजीब उर्दू नहीं है। उनके बहुत सारे कथाएं मुझे इतनी आसान इसलिए लगी क्योंकि तहजीब उर्दू नहीं है। बिल्कुल। वो मराठी बनारसी साड़ी आप लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं मराठी ही पढ़ रही हूँ, और उसे मुझे 2 बार तर्जुमा के लिए उसका मुझे अवार्ड मिला। अच्छा, माशाल्लाह। वो भी मराठी मैगजीन में। अच्छा, ये देखिए सीतो माधव राव पकड़ी अवार्ड। नहीं सर, मैंने मराठी मैगजीन में ये तर्जुमा के अंदर लिखी थी, और मुझे उसके लिए 2 बार अवार्ड मिला। और मैंने उनको लेकिन ये बता दिया ये मेरी रियल मतलब मैंने नहीं लिखी, मैंने तर्जुमा किया हुआ है। लेकिन वो बोले कि कथा भी इतनी अच्छी है और तर्जुमा भी बढ़िया हुआ है। मतलब ये बहुत एक अलग वाकया है कि तर्जुमा को भी अवार्ड मिला। वैसे आपको महाराष्ट्र राज्य उर्दू एकेडमी से जो है साहित्य एकेडमी से भी अवार्ड मिल चुके हैं जी। 2 अवार्ड शायद मिले आपको। 2010 में मिला था, और एक दूसरा अवार्ड मुझे शाहिर अमर शेख के या वो अवार्ड मुझे मिला था, दोनों कल्चर का ये करने के लिए मतलब साधने के लिए। अच्छा, ये तर्जुमा करते करते कभी आपके जहन में ये नहीं आया कि आप खुद ओरिजिनल कहानी? मैं अभी ये पूछने जा रहा था। मैंने 25 से ज्यादा ओरिजिनल मराठी कहानियां लिखी हुई है। तो उसको क्यों नहीं आपने उर्दू में लाया? सवाल ये है। लोग अपनी चीज पहले लाते हैं, मेरा बच्चा है मेरे पहले सामने आए। खुद की कहानियों को लाने का मैंने सोचा तो है, लेकिन अभी तक कुछ डर है आपके दिल में या मुतमईन नहीं है आप कहानियों के लेकर? बिल्कुल नहीं। लेकिन तर्जुमे के काम इतने आते गए ना, तो वो शायद मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चल के शायद मैं सोचूंगी अगर आप लोगों ने अभी नहीं हम तो यही दरख्वास्त करेंगे कि आपकी कहानियां उर्दू में भी आए, जो कहानियां। नहीं, लेकिन ये चीज़ देखी है मैंने तर्जुमा निगारों में, एक ड्रॉबैक रहा है। जैसे मज़हर कलवी जो साहब जो है ना बहुत अच्छे अफसाने निगार थे, लेकिन जब वो तर्जुमा करने लगे ना तो वो पूरी तरह से डेडिकेट हो गया तर्जुमे की तरफ, उन्होंने तख्लीक अदब पर छोड़ दिया। नहीं, लेकिन अगर सर आप अगर किसी का नाम देते हैं मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे मराठी जो अफसाना है वो उर्दू में आए। अच्छा। शायद मैं खुद ना कर सकूं क्योंकि वो कैसा है ना कि अपने बच्चे है वो फिर मतलब नहीं अपने बच्चे को हम ही अच्छे तरह से समझ सकते हैं।
तो उसको हम ही बड़ा सही कर सकते हैं ना. ठीक है सर, मैं शायद एक प्रयास करूंगी. नहीं, उर्दू में तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपके बहुत से लोग फ्रेंड सर्कल में हैं. हाँ, जो देख लेंगे आपका तर्जुमा देख लेंगे. वो तो है, तो हमेशा वो तो मेरा रहा ही है, जो भी मैंने लिखा है वो अच्छी चीज ही है कि लोगों को दिखा देना. नहीं, वैसे मैंने आपका तर्जुमा पढ़ा, ये तीची कथा जो है ना, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप खुद ही अच्छा करेंगे तर्जुमा. उसमें दूसरा बेनिफिट भी है ना, फिर वो तर्जुमा नहीं कहलाएगा, वो इनकी उर्दू तकलीफ कहेगी. ये भी एक है, और करेगा तो वो तर्जुमा हो जाएगा. हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात थी. हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है. सही है. करूंगी. अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी मैंने लामिया का कारखाना बस खत्म चंद दिन पहले खत्म कर दिया. तो एक चीज़ तो ये थी कि आप कोई ऐसी किताब चाहती हैं कि मैं इसको करूं, कोई उर्दू की किताब या मराठी किताब उर्दू में या उर्दू की किताब मराठी में, ऐसा कोई दिमाग में है कि ये मुझे करना है, पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मैं करूं? नहीं सर, ये जो मैंने जो वाकया बताया अभी, अल्लाह मियाँ का कारखाना, ये मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, हालांकि उसके पहले ये हो चुका था. अच्छा, मराठी में हो चुका था. हाँ, तो मैंने मोहसिन सर से फ़ोन करके पूछा कि सर हुआ हो ना हो, मुझे ये नहीं आप शाया करें वो भी नहीं है, लेकिन बस मुझे करनी है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है. अच्छा. और ये हुआ ये कि मैंने जो करके दिया उनको पसंद आया, बोले कि नहीं ये इसको ही छापेंगे. गुड, ये तो अच्छी मुझे बात बहुत है. खुशी हुई इससे. चलिए, ये अच्छी चीज़ थी. ये उर्दू नॉवेल के लिए भी एक अच्छी बात है, अच्छी अलामत है. कि नॉवेल इतना अच्छा लिखा गया कि उसको एक सामने से एक दूसरी ज़बान में तर्जुमा करने की बात हो रही है. बहुत अच्छा. एक चीज़ मतलब ये पूछनी थी आपसे कि आपने उर्दू लैंग्वेज सीखी है, आप मराठी से उर्दू में, उर्दू से मराठी में कर रही हैं, तर्जुमा कर रही हैं, लेकिन हमको कुछ यहाँ वहाँ से ये शुद्ध बुद्ध भी मिली है, सुनने में भी आया है अपने ज़राए से कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज भी आप सीख रही हैं. जी, तो कुछ इसके बारे में भी हमारे मतलब जो दर्शक हैं उनको बताएं, नाज़रीन को बताएं, क्योंकि जिस तरह हमारे वहाँ मुख्तलिफ ज़बानें हैं या बोलियाँ हैं, वैसे चाइनीज़ कोई एक लैंग्वेज नहीं ऐसे हमने सुनी है, उसमें भी अलग अलग नाम होते हैं, तो उस पर कुछ रोशनी डालें आप. सर एक्चुअली ये मौका आप दे रहे हैं तो मैं तो इसका इस्तेमाल करके ही रहूँगी, क्योंकि चाइनीज़ में सचमुच में सीख रही हूँ. अभी मेरा 3rd लेवल शुरू है. यानी हमारे ज़राए जो हैं वो मतलब पुख्ता है, भरोसा कर सकते हैं. पुख्ता है. और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल चाइनीज़ सीखने के बारे में, मैंडरीन चाइनीज़ अलग होती है बाकी चाइनीज़ से. तो कितनी क्योंकि मतलब ज़्यादातर लोग जो है 85% चाइनीज़ जो है वो मैंडरीन चाइनीज़ बोलते हैं, और बाकी कैंटोनीज़ चाइनीज़, हान चाइनीज़, यू चाइनीज़ अलग अलग है. उनके भी डायलेक्ट्स है, जैसे अपनी हिंदी है, उर्दू है, वो है एक्चुअली हिंदी उर्दू तो वैसे भी सेम है, लेकिन उनकी थोड़ी स्क्रिप्ट अलग है, बोलना प्रोनाउंसिएशन अलग है वैसे. तो उस हिसाब से, लेकिन मैंडरीन चाइनीज़ का मैं खुद अभी चैनल शुरू करने जा रही हूँ. तो कहाँ तक आप सीख ली आपने अभी तक? सेकंड लेवल तक हो गई, अभी 3rd लेवल होगी. 7 लेवल्स हैं. अच्छा, 7 लेवल्स है. उसके बाद उससे भी मैं ऐसा सोच रही हूँ, उससे तर्जुमा. हाँ, मैं भी वही पूछने जा रहा था. मराठी में हम लोग ये उम्मीद रखें, मतलब चाइनीज़ चीज़ें आनी चाहिए. काफ़ी चाइनीज़ और इंडियन लैंग्वेजेस बहुत सिमिलर है. मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ. अच्छा. हम लोग बोलते हैं ना टीवी पर आएंगे, आप टीवी पर आएंगे, इंग्लिश में होगा यू विल बी ऑन टीवी, बट वहाँ पे ऑन शब्द भी अपने जैसा ही आगे लगता है. अच्छा, बाद में लगता है. हाँ, तो ये मुझे अच्छा लगा. और चाइनीज़ और हिंदी की और उर्दू की जो अपनी टर्म्स है उसके सीधे है. कोई कहानी वगैरह आपने पढ़ी चाइनीज़ में इस दौरान? चाइनीज़ पढ़ी नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन मैं सुन रही हूँ यूट्यूब. अच्छा. पढ़ना इतना आसान नहीं है. हाँ, सही बात है. चलो अच्छा है, चाइना की सारी चीज़ें आ गई, अब एक लिटरेचर भी आ जाए. ये भी सही था. अब चाइनीज लिटरेचर भी हम पे दबाव चाइना में भी मतलब उर्दू के लिखने पढ़ने वाले लोग हैं जो वहाँ पे लिख रहे हैं उर्दू अदब. होंगे कुछ राइटर्स हैं चाइना के जो अच्छा. हाँ. नहीं, अभी तो हाल में एक जापानीज राइटर आए थे, जापानी एक आए थे हमारे यहाँ, जो उर्दू वहाँ प्रोफेसर थे. वो उर्दू वहाँ पढ़ा रहे थे. वहाँ सभी लैंग्वेजेस पढ़ाई और इतने अच्छा उर्दू, इंडिया की सभी लैंग्वेजेस पढ़ने वाले लोग हैं. हाँ, और इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे थे कि मुझे शर्म आई थी उनके सामने बात करते हुए. लेकिन चलिए, ये अच्छी एक मतलब उम्मीद है, और वो है कि आपके ज़रिए हम जो चाइना का अदब जो है कुछ तो पढ़ने में आएगा. और सही बात है, बिल्कुल. उतना या शायद चाइना भी सीख ले हम लोग. चाइनीज सीख लेंगे यूट्यूब चैनल देखे. भी मुमकिन है कि आप मतलब उर्दू के अदब को चाइनीज में मुंतकिल करें. अगर हो सके तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी. चलिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत मज़ा आया. एक खातून से बात करने ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि बहुत सारी
बातें भी मालूम पड़ी और बहुत सारी ज़बानें भी पता चल गई कि पता चल अब गई। कौन सी अब ज़बानें अब हम उर्दू में आने वाली है और उर्दू कहाँ कहाँ जाने वाली है और उसके ज़रिए बनेगी मनीषा जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप तिची कथा पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, या इसमें और कौन से मराठी राइटर्स को आपने पढ़ा है और आप किसको तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम मनीषा जी को और काम पे लगा दें कि वो और तर्जुमा करें। तो ये अच्छी बात रहेगी हमारी। बहुत जल्द इनका यूट्यूब चैनल भी आने वाला है, तो हमारी गुजारिश रहेगी कि आप भी उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप फिर किसी और पे डिपेंड ना रहें, आप खुद चाइनीज़ पढ़ लें, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और मिलते हैं अगली बार एक नए मेहमान के साथ, एक नई किताब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।